एक समझौता हुआ और दुनिया का ध्यान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ चला गया। लेकिन इस पूरे खेल में एक ऐसा चौथा देश भी था जिसे तुर्की इस नए रक्षा समझौते का हिस्सा बनाना चाहता था। वो देश था मिस्र। रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की ने मिस्र को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि आखिर रियाद ने काहिरा को इस समझौते से बाहर रखने पर जोर क्यों दिया। 7 अगस्त को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में एक अहम बात कही गई है, अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से इसे कई जगह इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। हालांकि ये नेटो जैसा पूरा सैन्य संगठन है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इस समझौते की कहानी सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं थी। इसमें मिस्र को भी शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तुर्की चाहता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिस्र भी इस रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। तुर्की और मिस्र के रिश्तों में पिछले कुछ समय में सुधार आया है और अंकारा काहिरा को एक अहम क्षेत्रीय साझेदार मानता है। यहीं से कहानी में सऊदी अरब की भूमिका सामने आती है। एक रिपोर्ट में सऊदी के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि रियाद ने फिलहाल मिस्र को इस समझौते में शामिल करने का विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की तरफ से मिस्र को साथ लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सऊदी अरब इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके पीछे दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब ने काहिरा को बड़ी आर्थिक मदद दी थी, लेकिन समय के साथ रियाद को लगा कि सुरक्षा से जुड़े कई अहम मामलों में मिस्र ने उतना साथ नहीं दिया जितनी उम्मीद की गई थी। यमन का मामला इसका एक उदाहरण है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब लंबे वक्त तक संघर्ष करता रहा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दौरान मिस्र की भूमिका रियाद की उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही। ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव और अमेरिका इजराइल से जुड़े बड़े सुरक्षा मामलों में भी मिस्र के रुख को लेकर सऊदी अरब में सवाल उठे। एक और वजह यूएई से मिस्र की नजदीकी को बताया गया है। मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते काफी मजबूत हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अबू धाबी के साथ काहिरा के बढ़ते संबंधों ने एमबीएस के सामने मिस्र की रणनीतिक विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यानी सऊदी अरब के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मिस्र कितना बड़ा देश है, सवाल ये था कि संकट की घड़ी में मिस्र किसके साथ खड़ा होगा और कितना साथ देगा। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र के साथ तुर्की के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में संबंध सुधारने की कोशिश भी हुई है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने मिस्र को अपने देश का प्राकृतिक साझेदार बताया है। उनका कहना है कि तकनीकी समस्याएं सुलझने के बाद मिस्र भविष्य में इस गठजोड़ का हिस्सा बन सकता है। मिस्र के लिए भी ये समझौता दिलचस्प हो सकता है। उसके पास बड़ी सेना है, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है और वो अरब दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। उसके भारत के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में अगर भविष्य में मिस्र इस रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो इस गठजोड़ का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि मिस्र बाहर है। तुर्की की इच्छा के बावजूद रियाद ने उसे तुरंत साथ लेने से दूरी बनाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिस्र हमेशा इस गठजोड़ से बाहर रहेगा या आने वाले समय में सऊदी अरब अपना रुख बदल लेगा? क्योंकि अगर मिस्र भी इस समझौते में शामिल हो जाता है तो ये तीनों देशों का गठजोड़ नहीं रहेगा। तब पश्चिम एशिया की राजनीति में 4 बड़े देशों का नया सुरक्षा समीकरण दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि मक्का में हुए इस समझौते की कहानी पर अभी पर्दा पूरी तरह नहीं गिरा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.